हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इसी क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली पावर एंड फंक्शन पर फोकस करेंगे इंडियन पार्लियामेंट के। तो हम लोग पावर और फंक्शन को डिटेल में शुरू करें इससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंसीडर करेंगे अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया है। ओके, किसी भी गवर्नमेंट के 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड तीसरा होता है जुडिशरी ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो इंडिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और इस इंडियन पार्लियामेंट का कंट्री की जो गवर्नेंस है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनी हुई है। पहली है राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हाउस है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। अब इसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, इंडियन पार्लियामेंट एक तरीके से पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है जो कई तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे कि लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग जो फंक्शन है, देन फाइनेंशियल ओवरसाइट ओवर द गवर्नमेंट की बजट का अप्रूवल हो गया, पॉलिसी अप्रूवल हो गया, देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो जो एग्जीक्यूटिव जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच है गवर्नमेंट की, उस पर कंट्रोल रखना, उसको ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रखना जनता के सामने, वो काम हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया, रिप्रेजेंटेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हेयर अ ब्रीफ अबाउट मी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जब आपको जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे आईआर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसी तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक मेरा दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और मेरे साथ कनेक्ट कर सकें इन केस ऑफ नीड, अगर आपको कोई एकेडमिक इंक्वायरी है या नीड है तो। लेजिस्लेटिव फंक्शंस को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इस सेशन में। तो इंडियन पार्लियामेंट हम जैसे कहते हैं ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ओके, तो गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेटिव काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ओके, क्योंकि ये लॉ मेकिंग का काम करती है। तो कंट्री के लिए जो भी गवर्न करने के लिए जो भी लॉज की ज़रूरत होती है उसको इस बॉडी या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। आपने देखा ही इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा हैं, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन दोनों ही हाउसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लॉ मेकिंग की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी लॉ, अब जैसे मान लीजिए टैक्सेशन से लॉ हो गया, या आप एक तरीके से मान लीजिए वुमेन सिक्योरिटी या डोमेस्टिक वायलेंस या एजुकेशन को लेकर या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर हो गया। ओके, तो इन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके द्वारा इस पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है। अब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 7th शेड्यूल अगर आपको याद होगी, जिसमें हम सब्जेक्ट डिवीज़न की बात की गई है, जहाँ पर कि इंडियन पार्लियामेंट किन किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी उसे हम सेंटर या यूनियन लिस्ट कहते हैं। देन स्टेट लिस्ट, की स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो किस सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएंगी। और एक तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आपका इंडियन पार्लियामेंट साथ ही साथ स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं वो भी लॉ बना सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। एक आता है रेसिड्यूरी पावर्स, वो आपके किसके पास रहती हैं, उस पर लॉ बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट या आपका इंडियन पार्लियामेंट। तो 7th शेड्यूल मेंशन करके आप इसे एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ओके तो यहाँ पर आपको ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि भाई दोनों ही हाउसेस से बिल को पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें असेंट देना चाहिए, इसके बाद से ये लॉ बन जाता है। कोई भी बिल एक तरीके से फिर क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। बजट अप्रूवल की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनुअल बजटरी प्रोसेस को पास करने में भी लोकसभा का जो लोकसभा है इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। राज्यसभा से भी पास कराते हैं, बट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्यसभा की पावर है बजट को पास करने का, वो कितने दिन तक होल्ड कर सकती है इस बजट को। ओके तो ये मुझे मनी बिल जो होते हैं उसको कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किस तरीके के फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो कंट्री के होते हैं उसमें कंट्रोल की जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट होती है। चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो स्पेंडिंग कर रही है, ओके एक्सपेंडिचर कर रही है जो पब्लिक मनी है उसका। इसमें अप्रूवल ऑफ द बजट हो गया या एक्सपेंडिचर्स को अथोराइज करना, वो बजट के माध्यम से पास किया जाता है कि किस जो पॉलिसीज़ होती है उसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ को कितना बजट एलोकेट किया गया है। ये सारी चीज़ अप्रूवल कहाँ से लिया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ओके वहीं पर फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन चलता है। देन टैक्सेशन पावर का देखें तो अगर कोई टैक्स को इम्पोज करना है, लगाना है या अबॉलिश करना है, उसे ख़त्म करना है या मॉडिफाई करना है टैक्स को, ओके जैसे मान लीजिए ऑलरेडी हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम चल रहा था, फिर हमारा जीएसटी लाया गया, ओके जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया मॉडिफाई करके, तो वो भी कहाँ से किया गया, वो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। ओके मुझे कमेंट करके एक चीज़ और बताइएगा कि जो जीएसटी है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो इससे रिलेटेड फंक्शंस जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। देन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इंडियन पार्लियामेंट बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखती है और यहाँ पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जाता है इसके अपने एक्शंस के लिए, डिस्कशंस के लिए, थ्रू द डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस। तो ये अब जब पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो अपोजिशन है बेसिकली वो क्वेश्चन करेगा किससे, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है उससे, कि भाई आपने जो ये डिसीज़न लिया तो क्यों लिया, या डिसीज़न नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। इस तरीके के डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते रहते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता होगा। जैसे आपने रिसेंट में जो मणिपुर वॉयलेंस हुआ था, तो वुमेन सिक्योरिटी को लेकर जो मणिपुर वॉयलेंस है उसको लेकर क्वेश्चन उठाए गए रूलिंग पार्टी को लेकर कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक। ओके मणिपुर जो इवेंट जो वायलेंस चल रहा है उसको आपने एक तरीके से वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए आपने क्या क्या किया, ये सारे देने पड़ते हैं इन लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्सेस। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाता है ताकि एक बैलेंस और हार्मनी बना रहे पावर, क्योंकि जो रूलिंग जो पार्टी होती है, ओके जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव के पास, तो अपनी पावर को वो मिस यूज़ ना करे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के लिए या रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इसमें चेंजेस किए जाते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने आपसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा है कि किस आर्टिकल के द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल में मेंशन है जो प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपग्रेड करें अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नीड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ता है, और इसको चेंजेस करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। चाहे वो न्यू लॉज बनाना हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग लॉज को मॉडिफाई करना हो, ओके इस तरीके से आप देखोगे कि चेंजिंग नीड्स ऑफ द नेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने टैक्सेशन सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हम क्या लेकर आए, जीएसटी एक्ट, ओके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो एक्ट है वो लेकर आए हम। ओके मैंने ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया जीएसटी, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं, इसकी अपनी एक पूरी प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है डाइवर्स वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को। आप देखोगे कि इंडियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होकर आते हैं लोकसभा के, उसमें आप देखोगे कि वेरियस जो डिवीज़न है, ताकि सभी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ हैं, एज वेल एज मेजॉरिटी, इन सब की रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर बैलेंस किया जा सके और एवरी जो सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं उनके इंटरेस्ट को वहाँ पर इंश्योर कर सके। तो एक तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा और नेशन के डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या करती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं अपना। रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन अगर देखें तो पार्लियामेंट एक एसेंशियल रोल प्ले करती है नेशनल इंटीग्रेशन में। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि देश के वेरियस जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनको एक जगह लाना और उनको रिप्रेजेंटेशन देना। ओके तो नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पर कैसे इंश्योर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर। जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वेस्ट साइड हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, यहाँ के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्हें हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, उनके अपने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन पूरे देश को जोड़ कर के रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है अमंग द डाइवर्स कम्युनिटीज़, जिसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो पॉलिसीज़ को स्क्रूटिनाइज करना हो, चाहे वो डिसीजंस को स्क्रूटिनाइज करना हो या एग्जामिन करना हो, या एक्शंस को। यहाँ पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलते हैं ताकि गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाया जा सके। मैंने अभी रिसेंट एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था, जो वहाँ पर तो वुमेन को जो टारगेट किया गया था उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन एंड डिबेट चला था। गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भाई आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, और एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, मणिपुर में अभी तक पीस क्यों नहीं इस्टेब्लिश की जा सकी। फिर आप देखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, और ये अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है हाउस में। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती तो उसे रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम आज के सेशन को कंक्लूड करें तो आप देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कंट्री के लॉ, पॉलिसीज़ एंड डायरेक्शन को शेप करने पे। ये एक फोरम है जहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर ये सारे एक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो अगर पावर और फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट को हम आउटलाइन करें यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस एक पर्टिकुलर ये फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है, जैसे कि फेडरल, डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आई होप कि आपने आज का इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आपने ज़रूर कमेंट करना है ताकि हम सभी लोगों का नॉलेज एनरिच हो सके और आप लोगों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन हो सके। ये एक तरीके से वन वे लेक्चर्स नहीं होना चाहिए, आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि मुझे लगे कि हम और आप साथ में इंगेज कर रहे हैं इस सेशन के साथ में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है फिर से गाइज़ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।